ठीक शाम 4:45 पर हमारी कोयम्बटूर तमिलनाडु जाने वाली ट्रेन थी। मैं हमेशा की तरह आधे घंटे पहले ही पहुंच गया था। मुझे ट्रेन छूटने का बहुत डर रहता है, किंतु मैं देखता हूँ कुछ लोग आखिरी समय में ही ट्रेन में चढ़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्वल काले आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी दक्षिण भारत यात्रा के पहले सेगमेंट में। ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर एक अंकल और उनकी पत्नी आकर बैठे। थोड़े समय बाद उन्होंने खाना खाया और बचा हुआ कचरा ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैंने आंटी जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? भोपाल, उन्होंने बताया। अंकल ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। मैं समझ गया, उनको मेरा आंटी से बात करना पसंद नहीं आया। थोड़े समय बाद आंटी ने पूछा, आप इंदौर से हैं? मैंने कहा हाँ। और आप भोपाल से होंगे? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? अंदाज़ा, मैंने जवाब दिया। अंदाज़ा तुक्का एक अच्छा शब्द है परिस्थितियों को संभालने का। अब उन्हें कौन बताए, इंदौर के लोग ट्रेन से कचरा नहीं फेंकेंगे। सभी लोग ट्रेन से कचरा फेंक रहे थे, पर मुझे ये बात बहुत ही अटपटी लग रही थी। मैंने एक थैली को हुक में टांग दिया और उसमें कचरा डालने लगा। मेरा एक मित्र देवास से चढ़ने वाला था, जिसे मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़े रहना। मैं ट्रेन से बाहर देखने लगा। मैंने देखा पास की चीज़ें बहुत जल्द ओझल हो जाती हैं, किंतु दूर की चीज़ें बहुत देर तक दिखाई देती हैं। शायद हमारे रिश्तों की तरह, जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, मिलते हैं, उनका महत्व जीवन में अधिक नहीं लगता, किंतु जो दूर है उनकी याद हमेशा आती है। तभी एक सुंदर सी झोपड़ी फट से ओझल हो गई और मुझे समझ आया, करीबी लोगों के दूर हो जाने पर ही उनका महत्व समझ आता है। देखते ही देखते भोपाल आ गया। अंकल आंटी उतर गए और वहाँ से कुछ लोग चढ़े जो शायद दक्षिण भारतीय थे। मेरे ऊपर वाली सीट पर एक भैया चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल नॉवेल पढ़ रहे थे। चूँकि मैंने वो नॉवेल पढ़ी हुई थी, मैं उन्हें आगे की कहानी सुनाने लगा। भैया घबरा कर बोले कि अरे पागल है क्या, स्पॉइलर तो मत दे। बोला ठीक है। फिर हमने खाना खाया। मैं की मम्मी ने 25 पूरियाँ रखी थी। जी हाँ, 25। और हम खाने वाले सिर्फ 2 लोग। मेरी मम्मी ने नींबू की चटनी रखी थी जो मुझे स्वर्ग का एहसास करा रही थी, इतनी स्वादिष्ट। और उस चटनी ने पूरी यात्रा में मेरा बहुत साथ दिया। आगे बताऊंगा आपको कैसे। ट्रेन में मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं इधर उधर घूमने लगा। मैंने देखा कि मेरे सामने वाली RAC सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे, वही दक्षिण भारतीय जो शायद कपल थे। और एक अंकल इतने खतरनाक खर्राटे मार रहे थे जिसके कारण कई लोगों को नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़े समय बाद मैं थोड़ा सा सोया। अगले दिन महाराष्ट्र से बड़े भैया चढ़े। बड़े भैया जनरल की टिकट लेकर स्लीपर क्लास में बैठे थे। TT आया और उसने पेनल्टी टिकट काट दी। बड़े भैया भी कोयम्बटूर जा रहे थे, इसलिए वो हमसे बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर में 10 रुपये का एक केला मिलता है, वहाँ पर लाल केले मिलते हैं, वहाँ पर खाना आसानी से नहीं मिलता और वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। खैर, मैं तो चाहता ही यही था कि नए भाषा के लोग, नई संस्कृति के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसीलिए ही तो मैं ये यात्रा करना चाहता था। बड़े भैया अपने साथ दारू का एक क्वार्टर लेकर आए थे, जो रात में उन्होंने थम्स अप में मिला के पीना चालू कर दिया। इसी बीच कुछ लोग और ट्रेन में चढ़े थे जो पता नहीं किस भाषा के थे, किस संस्कृति के थे और कहाँ से आए थे। फिर बड़े भैया को चढ़ गई और वो हमें बड़े भैया कह के बुलाने लग गए। मेरा मित्र मयंक बहुत अच्छा लिखता है और कवि भी है, इसलिए वो अपनी कविताएं सुनाने लगा। जैसे जैसे वो कविता सुना रहा था, उन्हें कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन किंतु वाह क्या बात है, ये बात बहुत सही बोली आपने, ऐसा कह के उसका मनोबल भी बढ़ा रहे थे और हमारा मनोरंजन भी कर रहे थे। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात बोली कि बड़े भैया, गाड़ी तो हर कोई चला सकता है, पटरी होनी चाहिए। इसका मतलब ना मुझे समझ आया,
ना मेरे मित्र को समझ में आया और ना जो लोग थे उन्हें समझ में आया, लेकिन फिर भी पूरे ट्रेन में सभी तालियां बजाने लगे और हंस के वाह वाह करने लगे। माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था, किसी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हर कोई बस हंसे जा रहा था, तालियां बजा रहा था और वाह वाह कर रहा था। फिर बड़े भैया ने उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति से बात करना चाही, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बीच में इंटरप्शन करके उनसे बात की। टूटी फूटी हिंदी और इशारों में जैसे तैसे मैंने पता किया कि वे उड़ीसा से आए हैं। मैंने कहा जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आधे घंटे जैसे तैसे टूटी फूटी हिंदी और इशारों में बात करके मुझे पता चला कि उनके जैसे 10-15 और लोग हैं जो केरला जा रहे हैं काम करने। सभी के पास एक छोटा सा मोबाइल है कीपैड वाला और रेल का टिकट बस, उससे ज़्यादा वे कुछ नहीं जानते। ना वहाँ की भाषा, ना वहाँ का रहन सहन, कुछ भी नहीं। ये सुनते और समझते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे हम भारत की स्थिति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से दूर महीनों महीनों काम करने के लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, मजदूरी करने, जहाँ की भाषा उन्हें नहीं आती, जहाँ का रहन सहन उन्हें नहीं आता, जहाँ की संस्कृति उन्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उन्हें पैसे मिलेंगे। रात में फिर टीटी आया और उसने बड़े भैया को सीट से उठा के किसी और व्यक्ति को सीट दे दी। बड़े भैया क्योंकि नशे की हालत में थे तो टीटी से लड़ने लगे और उल्टा टीटी से ही क्वेश्चन करने लगे कि व्हाट इज़ आरएसी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बोलो आपको कितने पैसे चाहिए। टीटी ने बोला ना मैं लेता हूँ ना मैं देता हूँ और वो फिर चुपचाप बैठ गए। मेरे सामने आरएसी सीट पर जो लड़का और लड़की बैठे थे, मयंक ने मुझे चैलेंज दिया कि आप इनसे बात करके दिखाओ। मैंने बोला ठीक है। फिर हम स्पोर्ट्स के बारे में बातें करने लगे और मुझे पता चला कि वो भैया कोच और वो जो लड़की है वो उनकी स्टूडेंट है। इसी बीच मयंक भी कन्वर्सेशन में इंक्लूड हो गया और हम सब इंग्लिश में बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मयंक को ध्यान ही नहीं रहा कि वो अब मुझसे बात कर रहा है, वो भी इंग्लिश में, और मुझसे कहने लगा कि एंड द टीचर इज़ मेकिंग लव विथ हिज स्टूडेंट। मैंने उसे इशारा करा कि अरे पागल है क्या, तो इंग्लिश में बोल रहा है, उसे हिंदी नहीं आती लेकिन इंग्लिश तो आती है। खैर अच्छा हुआ उन्होंने सुना नहीं तो वहीं पर हमारे साथ भी एक बॉक्सिंग मैच हो जाता। देखते ही देखते कोयम्बटूर आ गया। बड़े भैया नज़रें बचाते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी निकल गए। शायद उन्हें गिल्ट था कल रात नशे की हालत में जो किया था उसका। खैर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी अगले सेगमेंट में।